आर यू रेडी फॉर क्लास? सेकेंड शिफ्ट शुरू किया जाए। चलिए एक आध हमको भी दीजिए सिस्टर। का सिस्टर तिलकुल नखिए भी मैंने कि कहिया होली में वाह सिस्टर निर्जय सरला है रॉक लंच ब्रेक हो दे। आप लोग तो 11th में है ना, मतलब अभी अभी के हिसाब से तब 11th हो रहे हैं ना। चलिए शांति इधर छोटकी आखा के पढ़ो। मुंह पनिया गलो ना। अभी हम लोगों ने इतिहास के क्लास को खत्म किया और शुरू कर दिए क्या चीज के भूगोल के। राजनीति के नहीं हो पा रहा है, वो ऑफलाइन चलेगा आप लोगों को फिलहाल, देखते हैं फिर, ठीक ना। बाकी ऑनलाइन है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 और उस दिन भी क्या पढ़े थे, तो दूर कर देते हैं आप लोगों को हम कंफ्यूजन। फिर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 1। हम लोग पढ़ रहे हैं बुआ मैया लोग ए लड़की शांत रह भूगोल क्लास 12। आपको 2 किताबें हैं, एक का नाम है मानव भूगोल, ठीक, दूसरा का नाम है, हम मुख्य रूप से इसे नाम रखते हैं इसको भारत भूगोल है तो हम भारतीय भूगोल कर देते हैं। आपको 2 किताबें पढ़नी है। आपको 11th में भी 2 गो होगा, एगो भारत एगो है एकदम तोरा छूट को जे कर आ तोरा तो आउ तू खुद जेबे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मानव भूगोल में हम लोगों को 2 किताब था भूगोल में, उसे बताए थे कि 2 गो, भौतिक और एक मानव, याद है पिछला चैप्टर में। तो इसमें हम लोग 12th में 2 किताब पढ़ रहे हैं। एक चलेगा हमारा मानव भूगोल, भौतिक भूगोल हम लोग 11th में पढ़ लेते हैं, और दूसरा किताब चलेगा हम लोगों को भारतीय भूगोल। इसमें सिर्फ भारत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें विश्व स्तर पे बात करेंगे, ठीक। इसका एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जितना बताना चाहिए था हम नहीं बता पाए, ऑब्जेक्टिव में करवा दिए, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक। अब आपको जो भी क्लासेज हैं, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, आपको विस्तार से चलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। आज जो हमारा भूगोल का पहला चैप्टर वो किसका है? भारत के। जी जो मुंह फाड़ रहा है वहीं से कृपया करके मुंह हाथ धो लें। मुंह फाड़ने का मतलब है क्लास उबाऊ है, और मेरा क्लास उबाऊ नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा उबाऊ होगा तो किसी एक बच्चा को पकड़ के लुगा पहना के यहाँ नचा देंगे। लेकिन आप खुश रहिए। हाँ, रोने का काम तो हम कर ही रहे हैं, वो तो ठेका हम ले ही लिए हैं। आप क्यों रोते हैं? हम है ना वो काम पूरा करने के लिए, क्या सिस्टर। चलिए तो हम लोग का नाम है चैप्टर 1 कुछ जी नमो न बतलियो। तो भारतीय भूगोल में कुछ नाम है भारत की जनसंख्या वितरण। चैप्टर का नाम है भारत की जनसंख्या। उसमें आज हम पढ़ेंगे वितरण। वितरण मतलब बंटवारा। और देखोगे कि भारत में जनसंख्या हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो क्यों ज्यादा है और क्यों कम है, उसके कारण क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि पढ़ने वाले भारत की जनसंख्या, तो ये जनसंख्या होता क्या है। तो आपसे अगर पूछा जाए जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसी को हम संख्यात्मक जनसंख्या भी कहते हैं। आगे संख्यात्मक आएगा एक, तो उनमें हम संख्या ना गिनते हैं जिन लोगों की, तो संख्यात्मक जनसंख्या। तो परिभाषा समझ में आया? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को, यहाँ आपको नहीं मिलेगा जहाँ ढूंढ रहे हैं, ये हम अपना दिन से बता रहे हैं जो किताब में नहीं है।
ताकि नीचे से पकड़िए। ओ हम कखनी सुन कोड़े थे कने हई क्लियर। बाकी हम ये सब नोट्स में दे देंगे आपको, जो हम अपना एक्स्ट्रा लिखेंगे ना वो नोट्स में आपका रहेगा, और जो बुक में हो तो है ये है। उसके बाद होता है जनसंख्या विस्फोट, एक होता है जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या समान तरीके से बढ़े, यानी कि संसाधन और जनसंख्या का तालमेल ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। एक होता है अति करके, मतलब आंकड़ा से परे चल जाए। अनुमान था कि अगला साल हमने के जनसंख्या बढ़ के 1 करोड़ से 1.25 करोड़ होगा, हो गया 1.5 करोड़, तो इसको जनसंख्या वृद्धि नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या में वृद्धि एकाएक होता है, अनुमान से ज्यादा होता है, जितना संसाधन है उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम समय में अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगती है, और जब ये बढ़ती है तो ये नुकसान पहुंचाती है, दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी आएगी, भूखमरी आएगी, युद्ध की स्थिति बनेगा, लड़िएगा मरिएगा, महंगाई, चोरी डकैती, अपराध, सब मामले आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, और इसके बारे में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था माल्थस। उन्होंने इसको बहुत बढ़िया समझाया, और फिर वो बताएं कि कैसे जनसंख्या फिर अपने से कंट्रोल होता है। युद्ध कहिए, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, लाखों लोग मारे गए, आ गया नियंत्रण में, तो ऐसे करके हम नियंत्रण करते हैं। वो बहुत बढ़िया समझाएं कि मान लीजिए एक नाव है, तो नाव पर जैसे यात्रियों का खाना पानी और यात्रियों की संख्या लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा लोग जाएंगे तो नाव डूब जाएगा, या आपस में लड़ मर के कैसे अपना जान बचाएंगे। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी एक नाव के जैसा है, और इस पे यात्रियों की संख्या और संसाधन लिमिटेड हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी, और फिर वो लड़ मर के महामारी फैल के जैसे हो जनसंख्या नियंत्रण होगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जनसंख्या विस्फोट समझे, अचानक से जब जनसंख्या उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाए, तब दर से बहुत ज़्यादा हो जाए, तब जो दर है उसका उससे ज़्यादा हो जाए तो विस्फोट हो गया। ये किसको जन्म देता है, भोजन की कमी, आवास की कमी, बेरोजगारी को दे देगा, और अन्य संसाधनों पर भी अत्यधिक दबाव डालता है। और तब हमें जरूरत पड़ता है किसकी, जनसंख्या नियोजन, पॉपुलेशन प्लानिंग। अब हम प्लानिंग करते हैं, हम दो हमारे होने दो। सरकार ने कहा हम दो हमारे दो, हमने कहा हम दो हमारे होने दो। ईश्वर का प्रसाद है, कौन रोकेगा। तुमसे हो रहा है तो तुम भी होने दो, हमसे हो रहा है तो हम होने दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। ठीक, ये क्यों गलत हो गया है, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट हुआ है भारत में, तो नियोजन की जरूरत है। नियोजन में क्या होता है, जनसंख्या नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या, जन्म के समय अंतर और परिवार के आकार को नियंत्रित किया जाता है। कि ना हमने 2 बच्चा रखेंगे, 1 गो रखेंगे, 2 गो रखेंगे तो 1 गो हो जाएगा, उसके बाद 2-4 साल बाद 1 गो रखेंगे। ये सब कौन करते हैं, शिक्षित लोग। तो अगर जनसंख्या नियोजन को आगे बढ़ाना है तो आपको शिक्षित होना जरूरी है। अनपढ़ आदमी के मानते हैं कि छठी मैया दिलथिन है, दौड़ा उठेली, 7 कुलसुप दिली है ना, तो 7 को अब दे छथिन ले। ठीक, तो ठीक है, वो बहुत ही हम क्या कहें अभागा लड़की होती है जो कभी माँ नहीं बन पाती है, उसके लिए उससे बड़ा सजा और क्या हो सकता है। एक महिला ही महिला का अपमान करने लगती है, अपना बच्चा तो कोई छूने नहीं देती है, तो माँ तो उसको बनना ही है। लेकिन जो प्रकृति के नियम हैं, जो चीज़ें हैं, जो भविष्य की समस्याएं हैं, उसको भी देखना है और दोनों को मैनेज करना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या नियोजन। इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित है, लिमिटेड है, तो उसी के अनुसार हम अपने जनसंख्या को रखें और उसको संतुलित बना के रखें, ताकि जो इसका दुष्परिणाम है वो देखने को न मिले। समझ गए जनसंख्या नियोजन में कोई दिक्कत? तो अभी तक में हम आपको जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियोजन 3 चीज बताई। इन तीनों में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। तीनों समझ में आए ना जी? कौन तो कहिया तो कंप्लेन किया था कि भूगोलवा वाला ना समझ में आवी थल बा, पहल का चैप्टर बा, तो आज पहल का चैप्टर बा समझ में आल बा, ना समझ में तो क्लासे में बोलबा तनो पर उपाय कल जतई हैं, फिर चिड़ई उड़िए जतई तो पछताए से कोई फायदा है? क्लास खत्म होला पर कहला बोलबा। तो जो भी सवाल आते हैं आप पहले ही कर लिया करें। अब देखिए
जब जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं तो दो तरीके से, एक संख्या के रूप में और एक गुण के रूप में। संख्या वाले में सिर्फ हम लोगों की संख्या देखते हैं कि हमारे देश की आबादी अभी 140 करोड़ से ऊपर है, प्लस में है, ठीक, सिर्फ संख्या। हाँ, लेकिन क्या इनमें गुण है, गुणात्मक है? माना जाता है कि अगर किसी क्षेत्र की या किसी देश की जनसंख्या कम भी हो, लेकिन अगर वो गुणात्मक जनसंख्या हो तो उस देश का विकास निश्चित है, वो विकसित होगा। उदाहरण में आप ले सकते हैं जापान। जापान के पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन वो दुनिया के विकसित देश में है, क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है वो कैसा है, गुणात्मक है। ये इसका फायदा होता है। और एक उदाहरण लीजिए अपने भारत का। कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो लेकिन गुणात्मक ना हो तो वो बोझ है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए भारत। हम लोग जनगणना कराने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज भी जनगणना कराने के पैदा हुए थे, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी जनगणना कराने के लिए पैदा होंगे। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। खैर, हम तो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं कि अगर आज हम ये बोल रहे हैं तो उन्हीं के बदौलत बोल रहे हैं, ठीक। अगर वो ना होते तो हम ना होते। लेकिन कोशिश करिए कि हम जनगणना होने वाला व्यक्ति न रहें और न ही अपने आने वाली पीढ़ी को जनगणना के लिए पैदा करें। अगर आप जन्म लिए हैं या आपका आने वाला पीढ़ी जन्म लेता है तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, कुछ लक्ष्य ऐसा जिससे कि समाज देश को कुछ फायदा हो, दुनिया को कुछ मिले, आपसे संदेश, समझ गए, बुद्ध के जैसा। तब आप मनुष्य घर में सही जन्म लिए हैं। न तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है, यही कि वो दो पैर पर नहीं चलते हैं, हम दो पैर पर चलते हैं। उसका चार है, हमारा दो है, बाकी तो प्रक्रिया सेम है। वही खा रहे हैं, डरा रहे हैं, वो पगड़ी पाइत रहे, हमने कथा करी तरह ही कथा कर रहे, एक से एक फलनवा चिलनवा, ये वो लंद फंद, फलनिया लड़की फलनिया लड़का से बतियाए, फलनवा लड़का फलनिया लड़की, यह समय व्यस्त है। वो कौन व्यस्त है? जिसको कोई काम धंधा नहीं है। जिसको काम धंधा है वो जान के भी उसमें नहीं पड़ रहा है, वो अपन काम में लगा हुआ है। तो इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, संख्यात्मक में बता ही दिए कि इसमें क्या किया जाता है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को हम संख्यात्मक जनसंख्या कहते हैं, और इससे केवल जनसंख्या की गिनती होती है और इसमें कुछ नहीं। लेकिन गुणात्मक संख्या में हम जनसंख्या के गुणों पर ध्यान देते हैं। गुण में क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका स्किल, उसका काम करने की क्षमता, उसका जीवन स्तर, इन सब चीजों को देखते हैं। और अगर ये सब चीज नहीं है, हाई वाला में है, तो इन सब के मदद से उसको हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी शिक्षा से स्किल दे करके, उनको में कार्य क्षमता बढ़ा करके, जीवन स्तर ऊंचा करके उसको हम गुणात्मक जनसंख्या बना सकते हैं। अगर हम लोग गुणात्मक जनसंख्या बन जाएं तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हो जाएंगे, लेकिन हम लोग बनेंगे नहीं। ये सब काम हमने छोटा मोटा न कर रहे, हम लोग अपने नवाबद में एटीट्यूड में रहते हैं। ये सब छोटा मोटा काम, पढ़ाई के सब गरीब हम नहीं लाई सब चीज़ें, वो सब अमेरिका करे है ना मियाँ, हैं हम काला खोज करे जाए। आगे देखिए, संख्यात्मक और गुणात्मक संख्या के जनसंख्या के बीच संबंध क्या है? संबंध क्या है जी? ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, ये हम बता दिए। अगर सिर्फ जनसंख्या अधिक रहे और गुणवत्ता कमजोर रहे तो बेकार है, वो देश के लिए एक श्राप है, एक बोझ है। लेकिन अगर वही जनसंख्या कम भी हो और गुणात्मक हो तो वो देश के लिए आशीर्वाद के काम करता है, समाज के लिए आशीर्वाद के काम करता है, समझ गए। और अगर जनसंख्या अत्यधिक हो और गुणात्मक भी हो तब तो क्या ही कहने, सोने पर सुहागा की बात है। तो ये होता है इन दोनों के बीच संबंध। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आइए, जनसंख्या के महत्व क्या है, क्यों होना चाहिए जनसंख्या? तो इस धरती पर जितना भी काम हो रहा है ना मैया, वो जनसंख्या लगी तो हो रहा है, मनुष्य लगी ना हो रहा है। और जनसंख्या में हमने अपने ना बात कर रहे हैं, अभी जानवर की तो बात ना कर रहे हैं, पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्यों की जनसंख्या की। तो इस पृथ्वी पर जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, करने वाला भी मनुष्य और जिसके लिए हो रहा है वो भी मनुष्य ही है। तो जनसंख्या के महत्व आप यहीं से समझ जाइए। किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन के तो महत्व होता ही है, संसाधन के साथ किसका महत्व होता है? जापान में संसाधन नहीं है लेकिन जनसंख्या गुणात्मक है, तो देखो
आर्थिक विकास किए हुए है, विकसित देश है। समझ गए? तो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है जनसंख्या का। पहला महत्व समझ गए। दूसरा, कहीं पे भी कोई भी उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन करने वाला भी जनसंख्या और उस उत्पादन का उपभोग करने वाला भी जनसंख्या। उदाहरण में यहाँ देख लीजिए, पढ़ने वाला भी जनसंख्या, पढ़ाने वाला भी जनसंख्या। तो मेरा जो उत्पादन किया था वो भी जनसंख्यीय था, जो भी मेरे शिक्षक गुरु प्रोफेसर हुए, और जिनको हम अभी उत्पादन कर रहे हैं वो भी जनसंख्यीय है। तो उनके बनाए हुए जनसंख्या को आप लोग उपभोग कर रहे हैं एक जनसंख्या के रूप में, और जब हम आप लोगों को बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी की जनसंख्या जो आपको उपभोग करेगी। तो उत्पादन भी कौन? जनसंख्या। और उपभोग भी कौन? जनसंख्या। सारे कार्य किसके लिए? जनसंख्या के लिए। महत्व समझ गई? मथवा काले पीटी थे, कर्म फूट गए हुए हैं ना, घुसी था हुए, नट बोल्ट खोली थे। आगे देखिए, अगर इसका वृद्धि हुआ या इसका ह्रास हुआ, यानी चाहे ये बढ़े चाहे एकदम घटे, ये दोनों ही देश के रहन सहन को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जैसे हमने के देश में जनसंख्या के विस्फोट हो गया तो रहन सहन प्रभावित न होगा, बेरोजगारी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा, तो जीवन स्तर नीचे चला जाएगा। और अगर जनसंख्या के ह्रास हो तो संसाधन ज्यादा हो जाएंगे और लोग कम, तो उम्मीद है कि जीवन स्तर ऊंचा होगा, ठीक, आय बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आप में गुणात्मक जनसंख्या होना जरूरी है। खाली जनसंख्या घट गया है सब बैल है तब नहीं, गुणात्मक जनसंख्या की वृद्धि हो तो देश का रहन सहन बदलता है, उसका विकास होता है, हमारा विकास होता है। अगर गुणात्मक जनसंख्या नहीं हो तो घटे या बढ़े उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप उसी विपन्नता में ही जीते रहिएगा। समझ में इतना दूर की बात है। जनसंख्या का महत्व समझिए का है, बस 3 पॉइंट में आपको पूरा महत्व समझ जाना है। ज्यादा महत्व समझना है तो पूरा किताब पढ़ते रहिए। अमेरिका, ब्रिटेन जितना है सबके वहाँ पे उदाहरण देवल है। हम एक देश के उदाहरण से आप लोगों को समझा दिए कि ज़्यादा टफ ना बने। अब देखिए, हम लोग आते हैं अपने भारत के जनसंख्या पर। डेटा है हमारे पास 2001 के, ठीक। 2001 में हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? 103 करोड़। फिर जनगणना हुआ हमारा 2011 में, और 2011 में हमारी जनसंख्या थी 100, और उसके बाद जनगणना होना था 2021 में। हर 10 साल पर होता है, उस सब अभी हम लोग पढ़ लेंगे। क्या 2021 में जनगणना हुआ? क्यों नहीं हुआ? कोरोना काल चल रहा था, तो देखे कि सब मर हर ले, तो कोरोना काल में हो गया कि बाहर निकलना ही नहीं था, तो जनगणना हो कैसे, ठीक, तो नहीं हो पाए। लेकिन अनुमान है कि अभी हमारी जनसंख्या कितना है? 140 करोड़ से ऊपर है। और अनुमान ये भी है कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि यहाँ लिखल है कि चीन के बाद हम लोग दूसरे नंबर पे थे, अभी हम लोग पहले नंबर पे हैं। ना है तो अब की में तो करिए देंगे। बताओ, ये जो आंकड़ा देखो 20-30 साल के अंदर में जो ये हुआ है, ये जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट है। पूरे दुनिया भर में जनसंख्या घटना चाहिए, कोरोना काल में इतना आदमी मरा, हमने के देश में 140 करोड़ हो गए हैं, ठीक। तो ये जनसंख्या विस्फोट है, ठीक। विश्व के पूरे जनसंख्या का लगभग 7वां भाग हमारे देश में है, यानी 100 में से 7 व्यक्ति हमारे देश में, बाकी अपन सब बांटित रह जितना हंसे 7 गो तो हमरा भी कहवा। समझ गए? भारत में श्रम शक्ति का अभाव नहीं है, परंतु कार्य क्षमता की कमी। अब देखो, अगर ये जनसंख्या गुणात्मक हो तो बहुत ही फायदा है भारत को, लेकिन ये गुणात्मक नहीं है। श्रम शक्ति है, यानी कि लोगों की संख्या है, श्रम करवाइए, मजदूरी करवाइए है, लेकिन कार्य क्षमता नहीं है। हम लोग लेबर मजदूरी में ही मस्त हैं, वहीं जी रहे हैं। हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमको इसरो में नहीं जाना है, नासा नहीं जाना है, हमको मंगल ग्रह की खोज नहीं करना है, हमको AI नहीं बनाना है, हमको अपना यूट्यूब ये सब नहीं बनाना है, हमको लेबर बनना है। 4 तल्ला पर 6 गो ईंटा चढ़ाना है गांजा फूंक के। तो हमारे पास श्रम शक्ति है लेकिन कार्य क्षमता नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हम नगण्य हैं, लेकिन जो जनसंख्या है उसके अनुसार हमारे पास कार्य क्षमता नहीं है। इसमें सरकार की, लोगों की, सबकी कमी है। हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, सरकार कितना का संभालें, और जो है उसको सरकार संभालना नहीं चाहती है। तो संभल जाएगा तो फिर हमारा वोटवा कौन देगा? तो ढेर सारी इसके पीछे समस्याएं हैं। लेकिन जो भी कहो, हमारे पास श्रम शक्ति है लेकिन कार्य क्षमता की कमी है, इसलिए हमारी स्थिति खराब है। भारत का प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर निम्न है। क्यों निम्न है? जनसंख्या ज्यादा है संख्यात्मक, गुणात्मक है नहीं, तो बोझ ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय कम हो गया। जैसे ही प्रति व्यक्ति आय कम हुआ, हमारा जीवन स्तर नीचे। सब 10th में अर्थव्यवस्था में लोग पढ़ लेंगे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर हम चाहें तो शिक्षा, कार्यकुशलता, कृषि, उद्योग, इन सबों को बढ़ावा दे करके इसमें हम सुधार कर सकते हैं। अगर करना चाहें तब सबसे नंबर 1 पे क्या है जी? शिक्षा, जिससे हमको दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता, आए दादा हमका का ये का हो गई, कोई दूर दूर तक हमारा रिश्ता नाता नहीं है। अब उधर के बात खत्म कीजिए, भाई इधर 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है फिलहाल। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। तब यहाँ के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन ये व्यवस्थित नहीं था, छिटपुटवा जनगणना हुआ। हाँ, कोई गिनाया कोई छूट गया। अगर पूछे व्यवस्थित तरीके से या पूछे संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ, तो वो हुआ 1881 ईस्वी में। हाँ जी, जहाँ पे सरकार के पहुंच है वहाँ के आदिवासियों को जाके गिना जाता है। अब अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अपने यहाँ किसी को नहीं आने दिया जाता है। तो हम लोग को जो प्रोफेसर मैम थी बताई थी कि वहाँ पे जनगणना होता है कि नारियल ये सब कुछ है ना, फल उल, तो नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है, कैमरा लगा दिया जाता है, वो सब फल ये सब देख के आता है लूटने, और मोटा मोटी अंदाज लगा लिया जाता है कि कितने आदिवासी इस क्षेत्र में हैं। करेक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाता है, जब मार के खा जो तो तोड़े, समझ गए? तो जो भी है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो गया? भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन संपूर्ण जनगणना व्यवस्थित तरीके से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है। 81, 91, फिर 2001, 1901, फिर 1911, इसे करते करते हम लोग 2001, 2011, 2021, 2031 में हमारी जनगणना होगी। समझ गए? हाँ, 10 साल पर होता है। तो ये अंतराल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, हल्के मत लीजिएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों पे होता है? पहला बार कब हुआ था? कौन था वायसराय? दूसरी बार, मतलब कि संपूर्ण जनगणना कौन था? अब जाके लड़ी है कोई से, कंपटीशन की तैयारी हो रहा है। यही सब तो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना रहता है, और वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना है, उसका थोड़ा सा पैटर्न बदलता है। तो आपको हम तो पहले दिन क्लास में बता दिए हैं कि आप लोग कभी ना सोचे कि हम 12th में पढ़ रहे हैं, आप 2 पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ। समझ गए? हाँ, तो ना पढ़ लिया ढीले तो हंसने बोले कि तू ना पढ़ ले हैं, बन गए तो दौड़े के जथिन हमारे बाबू, फंतथिन के हमारे बाबू। हाँ, एग्जाम में खत तक निकल जा सकता है, ये कहिए दरोगे बन जाए सीधे कैसे? अब घुसवा कौन देते? मेन सब बतवे न केलक है। आगे देखिए, अब ये जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की अलग अलग संख्या, ये हर जगह एक समान नहीं मिलेगा। अब 2 गांव के ही तुलना कर लीजिए, क्या दोनों गांवों में जनसंख्या समान हो सकते हैं? नहीं होते हैं। ठीक, तो जनसंख्या हर जगह एक जैसा नहीं होता है, और भारत के जैसी स्थलाकृति है, यहाँ की जैसा भूमि है, जो इसकी बनावट है, पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल, बर्फीला इलाका, इस वजह से यहाँ पे और जनसंख्या अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग हैं। ठीक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, इसके वितरण को कहीं ज्यादा कहीं कम, इसको प्रभावित कर, ऊपर चल गए सब। इसको प्रभावित करने वाले 2 चीज है, एक प्राकृतिक कारक, एक अप्राकृतिक, या उसको हम सांस्कृतिक कहते हैं। तो सांस्कृतिक मतलब अप्राकृतिक। प्राकृतिक कारक में जैसे जहाँ पे वर्षा बढ़िया हो रहा है वहाँ पे जनसंख्या आपको मिलेगा, जहाँ तापमान सही है, न ज़्यादा न कम, वहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलेगा।
अगर मैदानी इलाका है तो जनसंख्या बढ़िया मिलेगा, पहाड़ी इलाका है ना के बड़ा मिलेगा, पठारी इलाका में तनी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये सब कुछ है, जल नहीं है, क्या वहां जनसंख्या रहेगी? तो ये भी मिट्टी की दशा, मिट्टी उर्वरता वाला नहीं है तो खेती हम कहाँ करेंगे, कहाँ से भोजन मिलेगा? जनसंख्या ना रहेगी, कम रहेगा। ठीक, अभी हमनी के देश के कितने करोड़पति दूसरे देश के नागरिकता ले लिए, क्या है? दिल्ली में पॉल्यूशन है, हम ना रहेंगे, मर जाएंगे यहाँ। कौन सा कारक में आएगा? अप्राकृतिक में। ये हम लोग का किया धरा है, जो बोए हो वो काटना तो पड़ेगा ही, भुगतना तो पड़ेगा ही। आप भुगतिए या आपका आने वाला पीढ़ी भुगते। तो आज भाग रहा है, फैलावे वाला हुए सब भाग गया तो उसका नुकसान भी है। अब वो सब वहां चल गया तो यहाँ थोड़ा नौकरियां कौन देगा? करोड़पतियत में ना आदमी का नौकरी पर रखता है, और वह भाग जाए। मान लो हम यहाँ पे हैं, 4 गो टीचर को रख के पढ़वा रहे हैं, हम ही भाग जाएं केन कमंडल लेके केदारनाथ, तो 4 आदमी और बेरोजगार ना कर दिए हम। अब कहाँ घूम चलेगा बेचारा, कौन में मिलेगा ना मिलेगा, है ना? अब मान लो 4 गो कहीं मिल ही गया, तो अगर वो यहाँ रहता तो वहाँ किसी और 4 गो के ना मिलता, तो उसका नुकसान भी हो रहा है। तो प्राकृतिक कारक ये सब है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। उसके बाद सांस्कृतिक या प्राकृतिक में हमनी के लक्षण, हमनी के प्रवृत्ति, लक्षण, ठीक, हमनी के जीवन के उद्देश्य। अगर हमको जीवन में बड़ा करना है तो कि ना हम गांव में ना, हम कह रहे हमारा जीवन में बहुत पैसा कमाया है, बड़ा तो बाहर जाएंगे, जनसंख्या को प्रभावित कर दिया। ठीक, और किसी का जीवन में वो है कि हम ये 2 कट्ठा है, 1 कट्ठा बेचेंगे, मस्त रहेंगे। तो जीवन के उद्देश्य भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। आर्थिक क्रियाशीलन भी, जहाँ पे ज़्यादा आर्थिक काम होगा, रोजगार वगैरह ये सब के होता है, जैसे शहर वगैरह, तो जनसंख्या को प्रभावित करता है। तकनीकी ज्ञान जनसंख्या को प्रभावित करता है। और जन्म मृत्यु दर से भी जनसंख्या बढ़ता और घटता है। जन्म दर ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, जन्म दर कम है तो जनसंख्या घट जाएगा। अब देखिए कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है भारत में, कहाँ कम है। भारत में जो उत्तरी मैदान है हम लोग के तरफ वाला इलाका, गंगा के मैदान वाला, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि, उन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है। अब मैदानी इलाका है तो वहाँ पे जनसंख्या आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सबको देख लीजिए। ठीक, वही अगर आप पर्वतीय भाग में बात करिए तो वहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगा। आप राजस्थान के मरुस्थल वाला इलाके की बात करिए, वहाँ पे जनसंख्या आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे साधन की कमी है, तो यहाँ जनसंख्या कम है। हम बताएं कि जहाँ पे वर्षा बढ़िया होता है वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक रहता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो मेघालय के मोनसिराम और चिरापुंजी में होता है, तो जनसंख्या तो वहाँ अत्यधिक होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कम है। अपवाद है वो। कम होने का वजह वहाँ का इलाका जो है थोड़ा पहाड़ी है और वन से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम है। असम और मेघालय वाले इलाके में वन के कारण, समझ गए। दक्षिण के पठार में जमीन जो है, नीचे अगर चले जाएं हम लोग तो पठारी इलाका है, भूमि ऊंची नीचे है, खेती सब होती है, लेकिन जितना बढ़िया मैदानी इलाका में सब काम होता है उतना बढ़िया हम पठारी में नहीं कर सकते हैं, और पहाड़ी में तो और दुर्लभ है, समझ गए। तो पठारी इलाका होने के कारण साथ ही साथ वर्षा की कमी और मिट्टी में अनुर्वरा, यानी वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इस वजह से उस क्षेत्र में भी जनसंख्या आपको कम मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। राजधानी जो है हमनी के दिल्ली, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है शहरों की तुलना में। देखो तो क्यों ज़्यादा है जी, तो उसका वजह है, पहला चीज़ वो देश की राजधानी है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिल्ली, तो वहाँ पे राजधानी में लोग बसना चाहेंगे, इस वजह से। दूसरा उसका अपना एक इतिहास है, अभी हम लोग पढ़ तो रहे थे हिस्ट्री में, इंद्रप्रस्थ, तो एक अपनी इतिहास है, कई सारे पर्यटक स्थल हैं, तो उन सभी कारणों से वहाँ पे रोजगार, इन सब चीज़ों की जो क्या बोलते हैं मौका है वो ज़्यादा है, रोजगार वहाँ पे मिलने के चांसेज ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक है, समझ गए। उसके बाद केरल में आपको जनसंख्या मिल जाएगा ठीक ठाक अधिक में। उसका वजह यह है कि केरल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला अगर कोई राज्य पूछे तो केरल है। ठीक, हाँ, पढ़ल लिखल, अब डिग्री में है कि सच में पढ़ल है, हम कभी केरल नहीं गए, जैसे हमने के बिहार में अपना क्लास में समाज में कई सारे लोग पढ़े लिखे मिल जाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक, उनको कहा जाता है पढ़ा लिखा अनपढ़,
न बोलने की तमीज, न कुछ करने की तमीज, मतलब डिग्री ले लिए हैं, पढ़े हुए हैं, जैसे हम बीए के डिग्री लिए हुए हैं, पढ़े हुए नहीं हैं। पूछ दो कुछ नहीं पता है, लेकिन आई एम बीए पास, आई एम ग्रेजुएट, गिव मी अ जॉब, दो जल्दी हमको। ग्रेजुएट को चीज चोरी डकैती करके पास कैला होवे, आउ कुछ देखे ला हुआ बिहार में ग्रेजुएट के परीक्षा, तो परीक्षा के बाद एक बार कॉलेज घूमा, यही मिलता वो गेस पेपर जसपाल के ये बन के, तो वो परिस्थिति से निकले हुए हम, इसीलिए हम एमए करना छोड़ दिए कि ऐसा पढ़ाई हमको नहीं करना है। उससे लाख गुना बेहतर है कि हम ऐसे पढ़े, नॉलेज है ना, डिग्री हमको नहीं चाहिए, जितना लेना था ले लिए। हम एमए नहीं कर रहे हैं, अभी हम बीएड अटकल है कि क्लास नहीं करेंगे, तो हम क्यों कोर्स करें, समझ गए, क्योंकि क्लास करना है, जाना है। तो बीए में ऐसे पढ़ने जाते थे, लेकिन जितना पढ़ना था उतना पढ़े नहीं, नॉलेज लिए, प्रोफेसर से मिले, कई सारी चीज़ों को जाने, लेकिन हम ना मानते हैं अपने आप को कि ग्रेजुएट हो गए हैं, वो लेवल के ज्ञान नहीं हुआ है, डिग्री भले मिलल है। तो इस तरह के भी लोग हैं। अब यहाँ से आपका होता है एग्जाम के लिए शुरू कहानी। पहला चीज, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, अंडरलाइन बुक में। दूसरा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। तीसरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पश्चिम बंगाल चौथे पता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है तो हो गया, बिहार तो हमनी के राज्य है, तो इस नजरिए से हो गया, तो इसको क्यों छोड़े, चारों यादें रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्यों है, रीजन बता दिया अभी। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बस बुक में से आपको इतने याद रखना है, उसमें और भी दिया हुआ है कि 10 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में कौन कौन राज्य है, 6 करोड़ से 3 करोड़ कौन है, 3 करोड़ से कम वाला कौन है, 5 लाख से कम कौन है, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है, आप ये बातें याद रखिएगा। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके आप बात करते रहें, बात करने से लगता है कि क्लास में कोई है, करिए। अब देखिए, ये जो भारत में लड़की, भारत में जो किसी राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा, किसी में सबसे कम हो रहा है, कोई क्षेत्र में ज्यादा कोई क्षेत्र में कम, उसको कौन कौन प्रभावित कर रहा है, किसकी वजह से है, तो ये आपको दीर्घ में पूछ सकता है, लघु में पूछ सकता है कि भारत में जनसंख्या वितरण के 2 कारक लिखें, इतना माने कोई 2 लिख देंगे। आएगा दीर्घ में तो आप लिख के ऐसे उसमें बता दीजिएगा, 4 को 5 को लिख के, समझ गए। पहला चीज, वर्षा। माना जाता है कि जहां पे वर्षा अधिक होगा वहां पे जनसंख्या भी अधिक होगी। क्यों, जहां पे वर्षा होगा वहां के भूमि में, मिट्टी में उर्वरता आएगी, जब उर्वरता आएगी तो वो उपजाऊ बनेगा, उपजाऊ बनेगी तब खाद्यान्न की पूर्ति होगी, खाद्यान्न मतलब खाने पीने के अनाज, ठीक, तो पूर्ति होगी तो लोग वहां पे ज्यादा रहेंगे। तो इस वजह से जितना भी मैदानी इलाका है जहां पे वर्षा अधिक होता है वहां पे जनसंख्या आपको ज्यादा मिल जाएगा, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कि आपको असम, मेघालय, मिजोरम। क्यों, क्योंकि ये पहाड़ी भाग है, वन से ढका हुआ है, इस वजह से। बाकी राज्यों में देखिए तो आपको जहाँ पे वर्षा अधिक होता है वहां पे जनसंख्या भी अधिक होगा। दूसरा चीज है तापमान। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो, जैसे कि हमने के राजस्थान के मरुस्थल वाला इलाका, ठीक, थार क्षेत्र, क्या वहां पे जनसंख्या आपको दिखेगा, क्योंकि उतना गर्मी हम सहन नहीं कर सकते हैं। और अगर ठंड ज्यादा हो, जैसे माउंट एवरेस्ट को ले लो, क्या वहां पे जीवन जीना संभव है, तो ज्यादा तापमान हो जाए तो वहां भी जनसंख्या नहीं रहेगा, कम तापमान रहे तो वहां भी नहीं रहेगा। तापमान का चाहिए औसत, तो ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, समझ गए। तीसरा है धरातल का स्वरूप। अगर मैदानी क्षेत्र है तो जनसंख्या रहेगा, याद रखिएगा, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, मैदानी क्षेत्र में, उससे कम पठारी क्षेत्र में, और सबसे कम एकदम नगण्य पहाड़ भी, क्योंकि वहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तो पृथ्वी का जो स्वरूप है वो भी जनसंख्या को प्रभावित कर दिया, तो इसके वजह से भी जनसंख्या इधर उधर हो जाता है। उसके बाद आ जाइए, उदाहरण दे दिया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार में देखिए तो जनसंख्या ज्यादा है, और वही हम लोग राजस्थान जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पे जनसंख्या कम है। पृथ्वी के जो स्वरूप है भूमि के, उसके वजह से, तापमान कहो या जो समझो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ से, सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो है पश्चिम बंगाल।
जहाँ की जनसंख्या घनत्व 903 है, सब बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद पूछे बिहार की जनसंख्या घनत्व 881, 2001 के डेटा है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व, हरियाणा पंजाब में, इसका मतलब समझती हो, औसतन रूप से 1 किलोमीटर में 500 आदमी रह सकता है, तब बराबर एकदम बट जाएगा। मान लो हमने के कि पूरे बिहार का ऐसे समझो कि हमको 100 किलोमीटर है, तो टोटल यहाँ की जनसंख्या तुम इससे निकाल सकते हो, एरिया और जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है, 500, तो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 500 1000। सर हाँ, तो अभी बोले कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है, घनत्व कम नहीं कर रहे हैं, कम घनत्व कम में, तब वही तो समझाते हैं। अब समझो ऐसे, ए मैया तू दूगो उठ के पर बैठ तो तनी सुन ला, बैठो पर समझा देते हैं बढ़िया से। तो ना बैठेगी तब प्रैक्टिकली हम समझा ही नहीं पाएंगे, बैठो पर एगो ने से बैठ जा सिस्टर, बैठ जा, तो क्या आदत समझ में नहीं आएगा। हमारे क्लास में कहता कि समझ में नहीं आता है, कल में फोड़ दे आँख में। अब आप बढ़िया से बताइए, क्या इन सभी बेंचों की जो लंबाई है अलग अलग है कि एक समान है? एक समान है, ठीक। इस बेंच पर उतना ही लंबाई है, लेकिन कितना है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम है, उस बेंच पर कम है, इस बेंच पर दूगो है तो इससे ज्यादा जनसंख्या। अब पीछे जाइए, बेंच उतना ही है, लंबाई उतना ही है, लेकिन बैठने वाले लोग, तो हम कहेंगे कि इधर से जो दूसरा बेंच है ना, उसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं। तो अब देखो, मान लो एगो देश है, एगो क्षेत्र है इतना बड़ा, एगो है इतना, ये हमने के उत्तर प्रदेश, यहाँ पे रह रहा है 10 आदमी, ठीक, और यहाँ पे रह रहा है 6 आदमी। ये 10 आदमी के हम 10 ठग ऐसे ऐसे बैठा देंगे, दूर दूर बैठल है, जनसंख्या घनत्व तो कम है, लेकिन ये 6 लोग को हमको इसमें भीरी भीरी बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यानी कम क्षेत्र में यहाँ का है, ज्यादा लोग हैं। भले जनसंख्या में कम है, लेकिन कम ही क्षेत्र में ज्यादा रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कम क्षेत्र में कितना ज्यादा लोग रह रहा है, समझ गए। तो पश्चिम बंगाल भले जनसंख्या में आता है 4थे नंबर पर, लेकिन घनत्व में आता है वो पहले नंबर पर, क्योंकि वहां पे कितना है, 903। जहां उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 690 ही गो। उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर में 690 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे 903 रह रहे हैं, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया। ये अब आप कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया मैया? किसी को कोई समस्या समझी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास भूमि उर्वर हो और सिंचाई की व्यवस्था हो, तो वहां पे जनसंख्या अधिक होगा और जनसंख्या को अपनी ओर खींचेगा, ठीक। अगर धान क्षेत्र हो तब भी, क्योंकि धान भारत का नहीं, समझो कि विश्व का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। तो अगर धान की खेती ज्यादा होती है, तो जिस क्षेत्र में धान की खेती ज्यादा होगी वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा बसना चाहेगा। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए। सबसे ज्यादा बिहार में चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होता है। देखो वहां का जनसंख्या घनत्व 903 है, ठीक। बिहार में कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल अलग राज्य है। आप बोलेंगे बिहार में पश्चिम बंगाल, लेकिन हम कह रहे हैं उदाहरण के लिए देख लीजिए पश्चिम बंगाल, तीसरी दुनिया में रह रहे हैं आप। तो जहां पे धान की खेती ज्यादा होता है वहां भी जनसंख्या आपको अत्यधिक देखने को मिल जाएंगे। अगर खनिज संपत्ति निकल रहा है, जैसे पठारी इलाका में जनसंख्या बसने का मुख्य कारण यही है, वहां पे क्या निकलते हैं, खनिज, तो वहां पे काम मिलता है, रोजगार मिलता है, इनकम होता है। तो वैसे क्षेत्रों में भी आपको जनसंख्या अत्यधिक देखने को मिल जाएगा। उदाहरण में जैसे कि झिरिया, जो कि झारखंड में है, रानीगंज, इसको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में मानो, तो इन क्षेत्रों में खनिज के कारण जनसंख्या अत्यधिक है। अंतिम हुआ उद्योग के अगर विकास हुआ है तो लोगों को वहां पे रोजगार के
मौका मिलता है और रोजगार के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये उद्योग के विकास में जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक मिलेगा। उदाहरण के लिए आप मुंबई देख लीजिए, आप हुगली देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, ये सब शहर क्या है, औद्योगिक विकास हुए हैं। तो लोग वहाँ पे रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद है यातायात के साधनों का विकास। अगर इन सब चीज़ों का विकास हो यातायात के, तो व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है। और जब व्यापार और वाणिज्य का विकास होगा तो वहाँ पे रोजगारी सब मिलता है, फायदा है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या तुमको मिलेगा। और अगर ना होगा तो नहीं रहेगा। तो ये सब 8 वो कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उसके वितरण को, कि कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा। यहाँ तक में आप लोगों को किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना है। सब क्लियर रहा? आज भूगोल समझ में आया? बस एकदम हल्के हल्के इसी पढ़ते जाएंगे, उतने डोज। ठीक, अगर आप लोगों से सील डोला भार नहीं सहा रहा है तो कोविड वाला लेके चलिए, 28 दिन वाला 84 दिन वाला नहीं देंगे, बस बीमारी से बचना है। तो क्लास खत्म करें मैं चलिए।